हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम लोग ज्योग्राफी के एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। तो बेसिकली ये लेपलेज ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये हाइपोथेसिस दिया था। अब इसके प्रीवियसली वीडियो में हमने पढ़ा था गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में जो कि इमैनुअल कांट ने दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली जो हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय ए फ्रेंच मैथमेटिशियन जो कि जिनका नाम था लेप्लास इन द ईयर ऑफ 1796। तो बेसिकली जो हमारा कांट का हाइपोथेसिस था वो 1755 में इमर्ज हुआ था और इसके ठीक 50 ईयर्स लेटर और अप्रॉक्स 45 ईयर्स लेटर जो हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है वो आया। तो बेसिकली इन्होंने एक बुक लिखी थी, लेप्लेस ने एक बुक लिखी थी एक्सपोजिशन इन द वर्ल्ड सिस्टम। इन इसी बुक में इन्होंने जो नेबुलर हाइपोथेसिस का जिक्र किया था फर्स्ट टाइम। तो बेसिकली ये जो हमारा गैसियस हाइपोथेसिस था जो कि कांट ने दिया था, दिस हाइपोथेसिस इज कहीं ना कहीं, ये दोनों जो नेबुलर हाइपोथेसिस और ये गैसियस हाइपोथेसिस है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। सिमिलर कैसे है? क्योंकि जितने भी सारे क्रिटिसिज्म हुए थे गैसियस हाइपोथेसिस में, उसको फुलफिल करने के लिए लैपलेस ने एक न्यू हाइपोथेसिस जनरेट किया, नेबुलर हाइपोथेसिस। तो बेसिकली जितने सारे क्रिटिसिज्म गैसेस हाइपोथेसिस में हुआ था और उसी को फुलफिल करने के लिए, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए लैपलेस ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था। तो बेसिकली इनके लैपलेस के कुछ एजम्पशंस थे, जैसे कि हमारे इमैनुअल कांट के भी एजम्पशंस। इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग देयर वाज ए प्राइमोर्डियल मैटर एंड नेबुला। अब इनके अकॉर्डिंग सिर्फ इनके अकॉर्डिंग जो था, सिर्फ एक एलिमेंट था, एक मैटर था जो कि था देयर वाज ए ह्यूज एंड हॉट गैसियस नेबुला। तो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग नेबुल जो प्राइमोर्डियल मैटर का कॉन्सेप्ट है टोटली हटा दिया गया था और इनके अकॉर्डिंग देयर वाज ए सिंगल एलिमेंट इन दिस स्पेस दैट इज ए ह्यूज एंड हॉट गैसियस नेबुला जो कि अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा, तो बेसिकली जो द नेबुला वाज कंटिन्यूअसली कूलिंग ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। तो बेसिकली इनके एजम्पशंस के मुताबिक जो था, जो नेबुला जो रोटेट कर रहा था, रोटेट करने की वजह से जो हीट है वो लॉस हो रहा था। और लॉस कहाँ हो रहा था? आउटर सरफेस में हीट लॉस हो रहा था। हीट लॉस होने की वजह से क्यों हो रहा था? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ड्यू टू द रोटेटरी मोशन। दस इट वाज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग इन साइज। तो बेसिकली ये जो साइज है नेबुला का वो छोटे छोटा होते जा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा था। तो अब हम लोग इनके कॉन्सेप्ट के बारे बारे में पढ़ेंगे। इनके कॉन्सेप्ट क्या है? देयर वाज ए हॉट एंड रोटेटिंग नेबुला, एक हॉट गर्म और एक रोटेटिंग नेबुला है। देयर वाज ए लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द नेबुला, जो लॉस ऑफ हीट हो रहा था ड्यू टू रोटेशन। दस ग्रेजुअल लॉस ऑफ हीट रिजल्ट्स इनटू द कूलिंग। अब बेसिकली जो हीट लॉस हो रहा था इसके वजह से ठंडा हो रहा था। ठंडा होने की वजह से जो साइज है नेबुला का वो कम हो जा रहा था। कम क्यों हो रहा था? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था नेबुला में, नेबुला के अंदर ही। दस द रिडक्शन इन साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द नेबुला इंक्रीज द रोटेटरी मोशन। तो बेसिकली रोटेटरी मोशन जो रोटेट हमारा नेबुला कर रहा था अपने एक्सिस पे, जो रोटेटरी मोशन का वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गया था। इंक्रीज क्यों हो गया था? क्योंकि जो साइज था नेबुला का वो कम हो गया था, इसीलिए जो रोटेटरी मोशन है वो इंक्रीज हो गया था। एज द साइज ऑफ द नेबुला कंटिन्यू टू डिक्रीज, यानी कि जो हमारा साइज था नेबुला का वो डिक्रीज होते जा रहा था और डिक्रीज होने की वजह से और ज्यादा रोटेटरी मोशन जनरेट हो रहा था। बेसिकली जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा रोटेटरी मोशन जनरेट होगा। Thus the nebula started spinning at very fast and consequently the centrifugal force became so great that it exceeded the centripetal force। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा हो गया था और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बाहर बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी चीज में, तो बेसिकली वो या तो वो टूट जाता है या तो वो एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सटेंड इन सेंस टूट गया था। टूट कैसे गया था? दस द आउटर रिंग, अब रिंग के फॉर्म में टूट गया था, 9 रिंग्स के फॉर्म में टूट गया था। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने गैसियस हाइपोथेसिस के वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बताया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो मैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर लेना। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा अधिक होने की वजह से 9 रिंग्स फॉर्म हुए थे। इनिशियली सिर्फ एक ही रिंग फॉर्म हुए थे, बट जो लैपलास थे इन्होंने बाद में 9 रिंग्स कर दिया। जो इनके हाइपोथेसिस है रिवाइज करके 9 रिंग्स का फॉर्मेशन कर दिया था। पहले एक रिंग से 9 रिंग्स बन गया। ऑल द रिंग्स कंडेंस एट ए पॉइंट। अब देखो जितने भी सारे रिंग्स थे, ये देखो जितने भी सारे रिंग्स है वो एक पॉइंट पे कंडेंस हो गए। और जिस जिस पॉइंट को कहा गया नॉट, जैसे कि आप रस्सी में देख सकते हैं एक गांठ बंधा हुआ रहता है और उसी को नॉट बोलते हैं। तो वैसे ही एक रिंग में जो नेबुला अकॉर्डिंग टू लैपलास नेबुलर हाइपोथेसिस में एक नॉट बन गया था। सारे के सारे जो गैसियस एलिमेंट्स थे वो एक जगह एकुमुलेट हो गए थे, एग्लोमेरेशन हो गया था, हॉट गैसियस एग्लोमेरेशन हो गया था, जिसके वजह से नॉट फॉर्म हो गया था, यानी कि गांठ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, यानी कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया था। और जितने सारे ईच एग्लोमेरेशन वाज लेटर कुल, अब जितने सारे रिंग्स थे और जो जितने भी सारे गांठ बने थे, नॉट बने थे, वो बाद में ठंडा हो गया और प्लैनेट्स का फॉर्म लिया। और रिमेनिंग जो सेंट्रल न्यूक्लियस था और वो क्या बन गया, सन बन गया। तो बेसिकली ये हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है। तो पहले इसमें क्या होता है, एक गैस रहता है जो कि हॉट रहता है, साथ ही साथ रोटेट कर रहा है, और साथ ही साथ साइज है वो डिक्रीज हो रहा था। अब साइज डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा रोटेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है वो इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होने की वजह से, रोटेटरी मोशन इंक्रीज होने की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारा इंक्रीज होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा जो रोटेटरी मोशन है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि वहां से जो रोटेटरी मोशन एक ऐसे लेवल पे चल जाएगा जिसके वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा 9 रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। और इसी से बन के बेसिकली हर एक रिंग में, ईच रिंग में एक नॉट बनता है। नॉट बेसिकली एक गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और नॉट बनता है और नॉट धीरे धीरे कूल ठंडा हो जाता है, ठंडा कूल्ड हो जाता है और कूल होकर के प्लैनेट्स का फॉर्म लेता है। यानी कि इसी तरह तरीके से नेबुलर हाइपोथेसिस के जरिए जो हमारा अर्थ है वो ओरिजिनेट होता है। तो आई होप कि ये वीडियो में आप पूरा का पूरा नेबुलर हाइपोथेसिस क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। अब हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस ने फेस किया था। तो पहला जो क्रिटिसिज्म हो जाता है कि he mentioned that there was a hot and rotating nebula, but he did not describe the source of origin of nebula। तो बेसिकली इन्होंने कभी भी सोर्स के बारे में नहीं बताया था कि नेबुला आखिर आया कहाँ से और वो हीट उसके अंदर पहले से कैसे था। मोशन में वो बेसिकली रोटेटरी मोशन एक्सिस पे अपने रोटेट कर रहा था। तो बेसिकली वो जो मोशन है वो आया कहाँ से, सोर्स कहाँ क्या है। तो बेसिकली इन्होंने लैपलेस ने कभी भी ये नहीं बताया था। इसी की वजह से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट का क्रिटिसिज्म भी होता है। और सेकंड जो क्रिटिसिज्म होता है कि सिर्फ 9 रिंग से क्यों बने। तो बेसिकली जो 10 रिंग भी तो बन सकता है, 11 भी तो बन सकता है, 15 भी तो बन सकता है, सिर्फ 9 रिंग से क्यों बने। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हुआ। अब थर्ड क्रिटिसिज्म ये था कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो बेसिकली रिमेन्ड पार्ट है, यानी कि रिमेन्ड पार्ट ऑफ इसी के जो हमारा सन बेसिकली रिमेन पार्ट है न्यूक्लियस का, यानी कि बोल सकते हैं नेबुला का रिमेन पार्ट है। अब देखो इट शुड हैव ए स्मॉल बल्ज अराउंड इट्स मिडिल पार्ट। बेसिकली अब हमारा जो हमारा नेबुला था, सन था, वो बेसिकली अलग हुआ था। 9 रिंग्स उसी से तो फॉर्म हुए थे नेबुला से, जो कि बाद में सन बनता है। तो सन में बेसिकली एक स्मॉल बल्ज तो होना चाहिए, यानी कि गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए, जिससे हमें पता चले हाँ इससे एलिमेंट्स सेपरेट हुए थे, इससे 9 रिंग्स फॉर्म हुए थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फोर्थ जो क्रिटिसिज्म आ जाता है कि जितने भी सारे सैटेलाइट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द फादर प्लैनेट्स, बट फ्यू satellites of Jupiter and Saturn are in the opposite direction of their father planets। तो बेसिकली ये भी इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था डिटेल में, इसके वजह से भी ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है इसको क्रिटिसाइज किया गया था। और जो फिफ्थ क्रिटिसिज्म है, हाउ सन इज स्टेशनरी एंड प्लैनेट्स हैव रोटेटरी मोशन। तो बेसिकली इनिशियली देयर वाज ए रोटेशन
सन भी रोटेट कर रहा था। सन बेसिकली जो हमारा नेबुला था, और नेबुला जो है मोशन में था। अब मोशन में होने के बाद अचानक से जो सन है वो स्टेशनरी पोजीशन में कैसे आ गया, और जो प्लैनेट्स है वो अचानक से रोटेटरी मोशन कैसे आ गया, रोटेटरी मोशन जनरेट कैसे हो गया था प्लैनेट्स में। तो बेसिकली ये भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है। इसी के इन पांचों बेसिस पे इस थ्योरी, इस हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज किया गया था। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और आपका जो क्रिटिसिज्म है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।